Good morning, everyone. Myself, Ankur Mondal, and today we'll be studying coordination compounds of class 12. And the topic we'll be discovering today, crystal field stabilization in CFSC. इससे पहले हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ चुके हैं, वार्नर्स थ्योरी पढ़ चुके हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के बारे में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अभी आज हम लोग जो पढ़ेंगे दैट इज CFSC। अभी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है उसकी जरूरत क्यों पड़ी? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर कुछ कुछ डिमेरिट्स थे, उसी को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोगों को जरूरत पड़ा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की। ओके, तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या क्या लिमिटेशंस थे। सो द फर्स्ट लिमिटेशंस वाज इट the valence bond theory cannot distinguish between strong field ligands and weak field ligands। ठीक है, ये था पहला डिमेरिट। सेकंड डिमेरिट क्या था? इट कैन नॉट जस्टिफाई द स्क्वायर प्लानर एंड टेट्राहेड्रल जियोमेट्री ऑफ फोर कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स। तो अभी जो कुछ कुछ कॉम्प्लेक्स होता है ना जिसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4, ठीक है, 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सेस होता है, लेकिन कब हमारा स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स बनेगा, कब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा, मतलब टेट्राहेड्रल जियोमेट्री वाला कॉम्प्लेक्स बनेगा, वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डिस्कस और जस्टिफाई नहीं कर पाता था। और थर्ड क्या था? जो कलर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ना, उसके जो कलर होता है, उसका जो कलर बनता है, इसके पीछे कारण क्या है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये भी डिस्कस नहीं कर पाता। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी था क्या। So first says that it is an electrostatic model which is used to describe splitting in metal d orbitals। तो हम लोगों को पता है कि मेटल के पास d ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 d ऑर्बिटल होता है बेसिकली मेटल के पास, ऐसे करके, राइट, 1 2 3 4 5, ये 5 d ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ये जो d ऑर्बिटल्स होते हैं मेटल के पास 5, ये सारे डीजेनरेट d ऑर्बिटल्स होते हैं। अभी मैं क्यों बोल रहा हूँ डीजेनरेट d ऑर्बिटल्स? क्योंकि यहाँ पे जो 5 ऐसे d ऑर्बिटल्स होते हैं ना, सभी का एनर्जी सेम लेवल पे होता है। ठीक है, अभी बाहर से जो है लिगेंड जब अप्रोच करेगा इन d ऑर्बिटल्स को, तब क्या होगा? उनका जो स्टेबिलिटी है वो टूट जाएगा, रिपल्शन जनरेट होगा, राइट, मेटल के d ऑर्बिटल्स और लिगेंड के बीच में। अभी रिपल्शन के बीच में रिपल्शन होने की वजह से क्या होता है? उन लोगों का जो स्टेबिलिटी है वो टूट जाता है, उनके अंदर स्प्लिटिंग देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरा क्या था? पोस्टुलेट्स ये कहता है कि लिगेंड्स आर कंसिडर्ड एज पॉइंट चार्ज इन केस ऑफ एनायंस और डाइपोल्स और इन केस ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। तो इस तरीके से लिगेंड्स को कंसिडर किया जाता है। अभी देख लेते हैं कि हमारे पास जो 5 तरीके के डिफरेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो कैसे दिखते हैं। तो पहला जो सेट होता है उनको हम लोग ईजी सेट बोलते हैं, जिनको हम लोग एक्सियल ऑर्बिटल्स बोलते हैं। क्यों एक्सियल ऑर्बिटल्स बोलते हैं? क्योंकि हमारे पास 3 एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, करेक्ट। अभी जब कोई लोब इन एक्सिस के बीच में लाई करेगा, मतलब एक्सिस में लाई करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल ऑर्बिटल। फॉर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इनमें हम लोग देख सकते हैं कि जो ये लोब्स होते हैं ना, ये लोब्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में लाई करता है, राइट, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग। फॉर डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल, यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं कि जो लोब है वो जेड ऑर्बिटल पे लाई कर रहा है, राइट। तो इसीलिए इनको ईजी सेट और एक्सियल ऑर्बिटल बोला जाता है। अभी आ जाते हैं हम लोग T2G ऑर्बिटल्स। T2G और नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स, नाम से ही पता चल रहा है कि ये यहाँ पर जो लोब्स प्रेजेंट होंगे ना, वो एक्सिस पे प्रेजेंट नहीं होंगे, 2 एक्सिस के बीच में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं डी एक्स वाई क्या होता है। यहाँ पे जो हमारा एक्स ऑर्बिटल है, यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है, यहाँ पे वाई एक्सिस है हमारा, और ये जो हमारे डिफरेंट लोब्स होते हैं ना, देखो 2 एक्सिस के बीच में लाई कर रहा है, राइट, ऐसे करके लाई कर रहा है। ये डी एक्स वाई हो गया, ये डी वाई जेड होगा, क्योंकि यहाँ पे वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के बीच में होता है, इसीलिए वाई जेड। एंड डी जेड एक्स क्योंकि एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस के बीच में लाई करता है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स। क्लियर? ओके, नाउ हम लोग ये देखेंगे कि जब लिगेंड मेटल की तरफ अप्रोच करता है तब तो स्प्लिटिंग देखने को मिलता है। जो डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो डीजेनरेट नहीं रह पाते, उनके अंदर स्प्लिटिंग देखने को मिलता है, और जो डी ऑर्बिटल्स है वो टूट जाते हैं। किसी का एनर्जी ज्यादा हो जाता है, किसी का एनर्जी कम हो जाता है। अभी हम लोग ये जानेंगे कि कौन से सेट का एनर्जी ज्यादा होता है और कौन से सेट का एनर्जी कम होता है, और कोऑर्डिनेशन नंबर के वाइज ये कैसे वैरी करता है। ठीक है, ओके ओके। So crystal field splitting in octahedral complexes. For octahedral complexes, coordination number is always what? 6, right? तो हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, Ml6, यहाँ पे मेटल लिगेंड 6, मतलब यहाँ पे हमारा मेटल होगा और ऐसे करके हमारे लिगेंड्स प्रेजेंट होंगे। ये जो लिगेंड्स है, ये वाला लिगेंड, ये लिगेंड, ये वाला लिगेंड, ये वाला लिगेंड, ये जो 4 लिगेंड्स है वो एक ही प्लेन पे लाई करता है। ठीक है, लेकिन ये जो लिगेंड है, ये वाला और ये वाला, ये क्या होता है? अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन लाई करता है। ठीक है, अभी जब लिगेंड अप्रोच करता है, वो कहां से अप्रोच करता है?
for coordination number 6 complexes, they approach through axis. ओके, और वो एक्सिस के थ्रू अप्रोच करता है, इसीलिए हमारे यहाँ पर जो 5 फोल्ड डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स होते हैं ना, उनके अंदर स्प्लिटिंग देखने को मिलता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब लिगेंड अप्रोच करेगा थ्रू एक्सिस, वहां पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि लोब्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होने की वजह से उनके बीच में बहुत ही ज्यादा रिपल्शन जनरेट होगा, और रिपल्शन अगर जनरेट होगा तो वहां पे क्या होगा, स्प्लिटिंग देखने को मिलेगा। तो ये जो हमारे डी ऑर्बिटल्स है, ये नॉर्मल मेटल के हैं, नॉर्मल मेटल डी ऑर्बिटल्स। और ये क्या है, ये सारे डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स हैं, इनमें सभी का एनर्जी जो है वो सेम होता है। अभी यहाँ पे लिगेंड अप्रोच किया, ठीक है, तो इनका एनर्जी क्या हो गया, बढ़ गया। और ये क्या होता है, डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स इन कॉम्प्लेक्स, मतलब ये जो हमारा ML6 वाला कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर ये हम लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी ये जो है फर्दर डिवाइड हो जाएगा हमारे EG सेट में और T2G सेट में। अभी हम लोग देखे थे, राइट, EG क्या होता है, EG होते हैं वो एक्सियल ऑर्बिटल्स, राइट, और T2G होता है नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स। अभी मैंने क्या बोला, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए लिगेंड जो होता है वो एक्सिस से अप्रोच करता है, तो वहां पे रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए उसका एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पे देखो, ये जो EG सेट होते हैं ये बहुत ऊपर आ गया है, लेकिन T2G सेट क्या होता है, वो तो एक्सिस के बीच में लाई करता है ना, मतलब दो एक्सिस के बीच में लाई करता है, तो वहां पे रिपल्शन इतना ज्यादा होगा नहीं, इसीलिए वो क्या करता है, उसका एनर्जी घट जाता है, नीचे आ जाता है। और ये जो पूरा गैप है, ये जो पूरा गैप है, ये पूरे गैप को हम लोग बोलते हैं CFSC, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, और मोर एक्यूरेटली क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जिसका हम लोग डेल्टा O मतलब डेल्टा ऑक्टाहेड्रल से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे जो एनर्जी गैप बना, ये कितना होता है, 0.6 डेल्टा नॉट, और यहाँ पे जो एनर्जी गैप बना वो होता है -0.4 डेल्टा। अभी माइनस क्यों, क्योंकि एनर्जी डिक्रीज हो जाता है, इसीलिए -0.4 डेल्टा नॉट से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हो गया ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। अभी हम लोग देखते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए क्या होता है, मतलब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स मतलब क्या, चलो देख लेते हैं। सो फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस इट शुड बी लाइक ML4, राइट। तो हम लोगों को तो पता ही है कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये टेट्राहेड्रल होता है, राइट, और इनके बीच में एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट्स, राइट। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा यहाँ पर भी जो हमारे डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स होंगे वो ऐसे होंगे, लेकिन लिगेंड यहाँ पर कहां से अप्रोच करेगा, दो एक्सिस के बीच में से अप्रोच करेगा, और अगर दो एक्सिस के बीच में से अप्रोच करेगा मतलब नॉन एक्सियल जो हमारे T2G ऑर्बिटल्स है उनका एनर्जी ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि वहां पे क्या होगा, रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा, उसका एनर्जी ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे जो T2 सेट है वो ऊपर चला आता है, इनके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो होता है +0.4 डेल्टा T। और जो हमारे ई सेट्स होते हैं, यहाँ पर हम लोग बेसिकली ई से ही डिनोट करते हैं, और यहाँ पे T2 से डिनोट करते हैं फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, और इसका हो जाता है -0.6 डेल्टा T। और ये होता है हमारा बैरी सेंटर, और ये जो पूरा एनर्जी गैप होता है इसको हम लोग बोलते हैं CFSE, मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जिसको हम लोग सॉरी डेल्टा O नहीं, यहाँ पे हम लोग डेल्टा T से डिनोट करते हैं। ठीक है, अभी सवाल उठता है कि सर डेल्टा T पता चल गया, डेल्टा O भी पता चल गया, लेकिन अभी ये तो बता दीजिए कि डेल्टा O डेल्टा T के बीच में रिलेशन क्या है, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में एनर्जी ज्यादा होगा या टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। सो डेल्टा T जो होता है दैट इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा O, दैट मींस डेल्टा O इज ग्रेटर देन डेल्टा T। क्लियर? ओके, let's move forward and see what are the factors that can affect crystal fields splitting energy or crystal field stabilization energy। तो पहला क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ना, उसके ऊपर CFSE डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है देख लेते हैं कि यहाँ पे जो Fe है, FeH2O6 3+, यहाँ पे Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, Fe हैज एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +3। कैसे हो रहा है, Fe मतलब Fe को हम लोग x मान लेते हैं, तो x +0 इंटू 6 मतलब 6H2O है इज इक्वल टू +3, सो x शुड बी इज इक्वल टू 3 एंड यहाँ पर भी वही सेम होगा, Fe को x मान लेते हैं, तो x +0 इंटू 6 इज इक्वल टू +2, सो x शुड बी इज इक्वल टू 2, राइट। यहाँ पे हम लोग दाग खींच लेते हैं ताकि समझने में दिक्कत ना हो, और कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके ओके, सो यहाँ पे क्या हो गया, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +3 है, और Fe का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे +2। तो ये तो जाहिर सी बात है कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा उसका CFSE ज्यादा होगा, तो ऑर्डर क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा।
क्लियर? ओके, नाउ इट स्टेट्स जियोमेट्री। अभी COCl6 मतलब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर है 6 एंड COCl4 यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर है 4. सो इट इज टेट्राहेड्रल, राइट? दिस इज टेट्राहेड्रल एंड दिस इज ऑक्टाहेड्रल। हम लोगों को क्या पता है? ऑक्टाहेड्रल में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो जो होता है वो ज्यादा होता है, राइट? हम लोग पढ़े थे ना कि डेल्टा O इज ग्रेटर देन डेल्टा T, तो यहाँ पे ये ग्रेटर देन ये हो जाएगा। क्लियर? इजी लग रहा है ना? बहुत ही इजी है, ठीक है। ऐसे करके अगर हम पढ़ेंगे ना तो क्या होगा, इसके जरिए हम लोगों का जो कंसेप्ट है वो तो क्लियर होगा, उसके ऊपर से जो क्वेश्चन आंसर है वो भी होता जाएगा, ठीक है। लेट्स मूव टू 3, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है? CONH3 होल 6। ये जो होता है ये कौन से सीरीज में आता है? 3D सीरीज में। ये कौन से सीरीज में आता है? 4D सीरीज में। और ये कौन से सीरीज में आता है? 5D सीरीज में। यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू क्या है? 3 है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 4 है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 5 है। तो जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब जो सीरीज होता है, जो हायर सीरीज में अगर होगा तो उसका एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। तो ऑर्डर क्या बन जाएगा? वेरी सिंपल, दिस। डन, इजी ना? ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेचर ऑफ द लिगेंड्स। ओके, तो यहाँ पे क्या है? CN होल 6 3 माइनस, CONH3 होल 6 3 प्लस, COH2 होल 6 3 प्लस एंड COF6 3 माइनस। अभी हम लोगों को हम जब इस तरीके के क्वेश्चन दिखेगा ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा क्या है? कार्बन डोनर है, यहाँ पे मेरा नाइट्रोजन डोनर है, यहाँ पे मेरा ऑक्सीजन डोनर है और यहाँ पर मेरा हैलोजन डोनर है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए हम लोग एक ऑर्डर याद रखेंगे कि कार्बन डोनर इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन डोनर is greater than oxygen donor is greater than halogen donor, X donor. ओके, तो कार्बन डोनर में जो लिगेंड्स वहां पे CFEC सबसे ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन डोनर में, एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन डोनर में, एज कम्पेयर टू हैलोजन डोनर में। तो इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा? दिस, ठीक है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, नाउ इट सेज, अभी हम लोग देख सकते हैं कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है? ये बेसिकली जो हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है और जो वीक फील्ड लिगेंड्स है उसके बारे में बताता है। मैंने एक बार पहले बताया था ना कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स एंड वीक फील्ड लिगेंड्स के बारे में अच्छे से बता नहीं पाता था, लेकिन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बता देता है। तो ये ऑर्डर हम लोग अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। CO is greater than CN minus, is greater than NO2 minus, is greater than EN, greater than NH3, greater than EDTA, greater than minus NCS. ओके, ये जो सारे हैं ये हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है। जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ना ये सारे इजीली हम लोगों को याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है। और वीक फील्ड लिगेंड्स के बारे में अगर हम बात करें तो H2O, Cr2O4 2 minus, OH minus, F minus, NO3 minus, H2 minus, Cn minus, SCN minus, Br minus and I minus, and they all are weak field ligands. Clear? Now is it clear regarding the spectrochemical series? चलो मूव करते हैं आगे और देखते हैं क्या है। ओके, नाउ हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट कर पाते हैं, CFEC कैसे कैलकुलेट कर पाते हैं। इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस CFEC is equal to x into 0.6 into delta naught plus y into minus 0.4 delta naught plus z into p. P is the pairing energy. हम लोग देखेंगे कि pairing energy क्या है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे फर्दर। x is equal to number of electrons in the EG set and y is equal to number of electrons in the T2G set. Okay, and in tetrahedral complexes x into plus 0.4 delta naught plus y into minus 0.6 delta naught into Zp, where P is the pairing energy and x is the number of electrons in T2 and y is the number of electrons in E set. Okay, done. तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके D1, D2, D3, D4, D5 के लिए कैसे कैसे हम लोग CFEC कैलकुलेट कर पाते हैं वो देखेंगे। Okay. So calculation of CFEC. Just let me change the color of the pen. Let me remove these things. Okay. तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि D1 ऑर्बिटल के लिए हम लोगों का जो D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके लिए हम लोगों का CFEC क्या आया। तो यहाँ पे 1 भर देते हैं, तो पहले कहाँ पे आएगा? जिसकी एनर्जी कम है वहीं पे आएगा ना, इलेक्ट्रॉन्स। हम लोगों को होम्स रूल, अबाव प्रिंसिपल एंड पाउली लॉ तो पता ही है कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं एक एक ऑर्बिटल के अंदर।
तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, तो इसके चलते एनर्जी क्या बन जाएगा D1 के लिए। देखो Eg में कोई इलेक्ट्रॉन्स है नहीं, राइट, और इसका बीच में जो गैप होता है वो कितना होता है 0.6 डेल्टा नॉट, राइट, प्लस, और इसके बीच में जो गैप होता है वो कितना होता है -0.4 डेल्टा नॉट, राइट, और पूरा होता है हमारा CFSC, मतलब पूरा डेल्टा नॉट, कंप्लीट डेल्टा नॉट। तो D1 के लिए क्या हो जाएगा बताओ, 0. इस यहाँ पे तो Eg में कोई इलेक्ट्रॉन्स है नहीं, तो 0 इंटू प्लस 0.6 डेल्टा नॉट प्लस 1 इंटू -0.4 डेल्टा नॉट, राइट, प्लस ZP। तो यहाँ पे कोई पेयरिंग हो रहा है क्या, किसी भी तरीके का पेयरिंग नहीं हो रहा है, इसीलिए पेयरिंग एनर्जी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, दैट शुड बी इक्वल टू 0, एंड दैट इज इक्वल टू 0 प्लस 1 इंटू -0.4 डेल्टा नॉट मीन्स -0.4, सो पूरा आ जाएगा -0.4 डेल्टा नॉट। डन फॉर D1। ओके, लेट्स डू D2। D2 के लिए देख लेते क्या होता है। ओके, ये सब ठीक है, यहां से मिटा देते हैं तब ठीक हो जाएगा। चलो D2 के लिए देख लेते क्या है। फॉर D2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी फिल लाइक 1 2, तो यहाँ पे तो 1 फिल किया हुआ ही है, तो यहाँ पे और एक भर देते हैं। तो Eg ऑर्बिटल्स में मेरे फिर से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहे हैं, तो Eg को लेके कोई टेंशन ही नहीं है। T2 देख लेते कितना होता है, 2 इंटू D2, 2 इंटू -0.4 डेल्टा नॉट, राइट, तो क्या हो जाएगा -0.8 डेल्टा नॉट। दिस इज फॉर D2। अगेन पेयरिंग एनर्जी कुछ नहीं आएगा क्योंकि कोई भी पेयर नहीं है, इसीलिए पेयरिंग एनर्जी वुड बी 0। डन, D2 इज डन। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू D3। just remove this। okay, now let's see D3। okay, D3, तो यहाँ पे 1 2 हो गया, यहाँ पे 3 लिख लेते हैं, तो यहाँ पे 3 हो गया, राइट। तो फिर से Eg का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि Eg में इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, तो Eg को साइड में रखते हैं और T2 के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो 3 इंटू -0.4 डेल्टा नॉट, तो 1.2 -1.2 डेल्टा नॉट हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा D3। D3 इज डन, राइट। चलो अभी देख लेते हैं कि D4 क्या है, D4 में क्या क्या होगा देख लेते हैं। ओके, नाउ D4, यहाँ पे 1 2 3 आ गए, यहाँ पे 4 आ गए। अभी आता है मेन ट्विस्ट। ट्विस्ट क्यों है, क्योंकि सवाल उठ सकता है कि सर जो एक इलेक्ट्रॉन आया उसको यहाँ पे भेज देते हैं ना, तो दिक्कत होगा ही नहीं। नो प्रॉब्लम सर, क्योंकि ऐसे ही तो फील होता है। लेकिन कोई कोई बोलेगा कि सर यहाँ पे क्यों नहीं फिल कर सकते ऐसे करके, राइट। अभी यहाँ पे आ जाता है पेयरिंग एनर्जी का कंसेप्ट, ठीक है, फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स एंड फॉर वीक फील्ड लिगेंड्स। ओके, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में क्या होता है ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के पास उतना एनर्जी होता है कि वो इनके बीच में जो CFAC मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो होता है उसको बहुत ही ज्यादा बढ़ा देता है। मतलब क्या होगा, डेल्टा O जो होता है वो बहुत ही ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू पेयरिंग एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ पे जाने की कोशिश ही नहीं करेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा रूट, बहुत ज्यादा जर्नी उसको क्रॉस करना पड़ेगा, इसीलिए डेल्टा O जो होता है वो ज्यादा हो जाता है डेल्टा P से। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आके बैठेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके बैठ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे करके नीचे आके पेयर बना लेगा, Eg में जाएगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अभी अगर वीक फील्ड लिगेंड होता तो क्या होता, इलेक्ट्रॉन फट से यहाँ पे चला जाता। ठीक है, तो फॉर D4 हम लोग 2 केस बनाएंगे। केस 1 में हम लोग लिखेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और केस 2 में हम लोग लिखेंगे वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, तो केस 1 में क्या हो रहा है, केस 1 में हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में इलेक्ट्रॉन नीचे पेयर बना रहा है, तो उसके चलते क्या हो जाएगा, CFSC would be equal to x इंटू 0.6 डेल्टा नॉट, जो कि कुछ है नहीं, इंटू 0 क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, प्लस y इंटू y means number of electrons, right? Sorry, give me 1 minute. That should be 0 into
प्लस यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, 4 इंटू माइनस 0.4 डेल्टा नॉट, प्लस वी शुड कैलकुलेट द पेयरिंग एनर्जी। यहाँ पे एक पेयर हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई पेयर है क्या, कोई पेयर नहीं है, तो 2 माइनस 1 पी हो जाएगा, 2 माइनस 1 सॉरी 1 माइनस 0 पी हो जाएगा, क्योंकि वहां यहाँ पे एक पेयर है और यहाँ पे कोई पेयर नहीं है, तो 1 माइनस 0 पी। तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, 1.6 माइनस डेल्टा नॉट प्लस पी। क्लियर, दिस इज फॉर केस 1। लेट्स सी केस 2, व्हाट हैपेंस विद केस 2। वीक फील्ड लिगेंड्स के लिए क्या होता है देख लेते हैं। तो वीक फील्ड लिगेंड्स में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेगा, नहीं रहेगा, कहाँ पे चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा ना, यहाँ पे आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे आ गया, कोई पेयर रहेगा, यहाँ पर भी पेयर नहीं, यहाँ पर भी पेयर है, तो पेयरिंग एनर्जी को लेकर हम लोगों को टेंशन ही नहीं है। क्लियर। अभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया, तभी देख लेते हैं कि CFSC कैसे आता है। CFSC would be equal to, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे हम लोग जीरो नहीं कर सकते, तो 1 इंटू 0.6 डेल्टा नॉट प्लस 3 इंटू, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है ना, 1 2 3, दैट इज 3 इंटू 0 माइनस 0.4 डेल्टा नॉट। ओके, प्लस पेयरिंग एनर्जी कुछ है नहीं, तो 0, तो ये हो जाएगा प्लस 0.6 डेल्टा नॉट प्लस यहाँ पे जो माइनस 1.2 डेल्टा नॉट, क्या हो जाएगा, माइनस 0.6 डेल्टा नॉट। इज इट क्लियर एवरीवन? आई थिंक इट इज क्लियर दैट फॉर D4 यहाँ पे ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट में क्या आता है कि हम लोग देख सकते हैं कि दो केस बन सकते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए, दूसरा होता है वीक फील्ड लिगेंड के लिए। क्लियर। अभी हम लोग क्या देखेंगे, D5 देखेंगे। ठीक है, तो मुझे 1 मिनट टाइम दो, मैं इसको मिटा लेता हूं। Give me 1 minute. Let me remove all these things. और हाँ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन रहा था फॉर D4 के लिए। D4 के लिए हम लोगों का दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन रहा था, एक था T2G3 और EG1 फॉर वीक फील्ड लिगेंड, और दूसरा बन रहा था T2G4 EG0 फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। राइट, ये मैंने याद दिला दिया ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके D5 के लिए भी देखेंगे कि क्या क्या होता है। ओके, सो फॉर D5 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5। ठीक है, फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा होता है, डेल्टा O ग्रेटर देन P होता है, और फॉर वीक फील्ड लिगेंड क्या हो जाता है, डेल्टा O इज लेस देन P। ठीक है ना, तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे, 1 2 3 4 5, किसके लिए, फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के लिए। तो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि CFSC क्या होता है। CFSC वुड बी इक्वल टू, वहां पे तो 0 आ जाता है, 0 प्लस 5 इंटू माइनस 0.4 डेल्टा नॉट। सो और पेयरिंग कितना होगा, यहाँ पे दो पेयर्स हैं और यहाँ पे एक भी पेयर नहीं है, सो 2 माइनस 0 इंटू पी, सो माइनस 2.0 डेल्टा नॉट, 2.0 डेल्टा नॉट plus 2p. This is the energy for CFSC for strong field ligand case 1. And what would be the electronic configuration? Electronic configuration would be look like T2G5 EG0. Okay, and weak field ligand के लिए क्या होता है वो भी देख लेते हैं। तो CFSC is equal to यहाँ पे 0 नहीं आएगा। ठीक है, 0 आएगा, यहाँ पे तो 0 नहीं आएगा, क्या आ जाएगा बताओ। इसको हटा देते हैं, जो दो इलेक्ट्रॉन है कहाँ कहाँ पे चला जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर उठ जाएगा। राइट, ऐसे करके 1 2, तो CFSC में क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0.6 डेल्टा नॉट प्लस 3 इंटू 0.4 डेल्टा नॉट, यही तो होता है। प्लस पेयरिंग एनर्जी होगा,
कोई पेयर नहीं बन रहा है तो 0 हो जाएगा। तो प्लस 1.2 डेल्टा नॉट माइनस 1.2 डेल्टा नॉट क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना, 0 हो जाएगा। ओके, सो दिस इज हाउ वी डू। क्लियर? ऐसे करके हम लोग D6, D7, D8, D9, D10 कॉम्प्लेक्सेस बना सकते हैं फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स एंड फॉर वीक फील्ड लिगेंड्स। एंड आज हम लोग यहीं पे सेशन खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग D6, D7, D8, D9, D10 कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे। और क्या क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉम्प्लेक्स में क्यों कलर फॉर्म होता है वो भी देखेंगे। ठीक है, सो गुड बाय एवरीवन, आई होप यू ऑल एंजॉय।